बेटा 6 अप्रैल 2024 हम लोग यूनिट 12 ईयरली पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट के अंदर हम लोगों ने अक्टूबर 2019 किया है। आज हम लोग मई 2019 कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आसान होंगे उनको जरा जल्दी से बढ़ा लेंगे, जो मुश्किल होंगे जरा उसको लंबी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बेटा ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दूसरा नाम है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल। डेप्थ में जाए तो एक अलग बात है, पर ईएमएफ वोल्टेज पीडी सबकी यूनिट होती है सेम, और सबकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये बहुत ही आसान था सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, एक फिलामेंट लैंप है, इसकी लाइट को अभी आपने पोलराइजिंग फिल्टर से पास नहीं कराया, तो जाहिर सी बात है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अच्छा, अब आपने एक पोलराइजिंग फिल्टर इसके करीब लाके रख दिया और फिल्टर को रोटेट करा रहे और डायरेक्शन वगैरह वगैरह। Which of the following is observed as the filter is rotated through an angle of 90 डिग्री? 90 डिग्री पर आपने फिल्टर को रोटेट करा दिया। ठीक है ना, 90 डिग्री पर आपने फिल्टर को रोटेट करा दिया। अच्छा, फिल्टर जब दो होते हैं तो उनकी रोटेशन से इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रही होती है। यहां पे जरा गौर करें अब्दुल्ला पहले बेटा, कि सिंगल फिल्टर है, दो फिल्टर है, फिलामेंट लैंप अनपोलराइज लाइट, पोलराइजिंग फिल्टर लाके रख दिया फिलामेंट लैंप और ऑब्जर्वर के बिटवीन में, फिल्टर को रोटेट कराना शुरू कर दिया इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज द फिल्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री? मेरे ख्याल में तो इसने इसको जनाब घुमाया है सिंगल फिल्टर को, दूसरा फिल्टर नहीं। ठीक है ना। अच्छा खैर, एक फिल्टर बीच में आ गया, अगर एक फिल्टर बीच में आ गया तो क्या कहते हैं अब्दुल्ला, क्या इसका आंसर होगा? बी, द लाइट इंटेंसिटी चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। यार क्वेश्चन नंबर 2 का इसने आंसर लिखा हुआ है सी। ठीक है, जिसने आंसर लिखा हुआ है सी, द लाइट इंटेंसिटी डज नॉट चेंज, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी ही नहीं। जबकि मेरे अपने ख्याल में मैक्सिमम मिनिमम तो जब होती है, मैक्सिमम मिनिमम जब होती है जब दो फिल्टर लगे हुए। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम जब होती है जब दो फिल्टर लगे हुए। ठीक है, अगर आपने सिंगल फिल्टर लगाया हुआ है तो सिंगल फिल्टर को आप घुमाएं या ना घुमाएं, वो एक यानी सिंगल, जाहिर सी बात है, फिल्टर से लाइट पास होगी तो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, और अब प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी तो मेरे ख्याल में उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम तो जब हो रही होती है ना, दो दो फिल्टर लगे होते हैं, एक की बिटवीन इतना एंगल, दूसरे में एंगल इतना, लाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो अच्छा, डी ऑप्शन में जाए, द लाइट इंटेंसिटी इज जीरो थ्रू आउट द रोटेशन। कुछ भी घुमाते रहो लाइट पास ही नहीं करेगी, तो बहुत ही बेवकूफाना सा ऑप्शन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जब होता है जब दो फिल्टर लगे हुए होते हैं तो उनके बिटवीन में एंगल की वेरिएशन से मैक्सिमम मिनिमम में रीडिंग जा रही होती है। ठीक है जनाब। अब आंसर सी बचा है, लाइट इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। तो मेरे ख्याल में लाइट की इंटेंसिटी एक मर्तबा रिड्यूस होने के बाद, यानी 50% रिड्यूस हो गई, जब आप फिल्टर को घुमा रहे हो, एंगल पे घुमा रहे हो, तो एंगल पे घुमाने से अब उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने लैंप और अपने यानी ऑब्जर्वर की बिटवीन में फिल्टर लाके रखा, जैसे फिल्टर लाके रखा लाइट पोलराइज्ड हो गई, प्लेन पोलराइज्ड हो गई, लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई। अब मैं रोटेट कर रहा हूं, जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो ड्यूरिंग रोटेशन लाइट की इंटेंसिटी फर्दर चेंज नहीं होगी। तो ये फर्दर चेंज ना होने की वजह से इसका आंसर सी है। बाकी ए और बी में तो बेवकूफाना बात है, ए और बी जब हो रहे होते हैं जब दो फिल्टर होते हैं। डी में कह रहे हैं लाइट पास ही नहीं होगी, इंटेंसिटी जीरो रहेगी, बहुत ही दूर की बात है। तो मैंने एक फिल्टर लगाया, उससे लाइट पोलराइज्ड हो गई। अब रोटेट करा रहा हूं तो रोटेशन कराने से सिंगल फिल्टर में नो चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। अब्दुल्ला, इज इट क्लियर और नॉट बेटा अब्दुल्ला? ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि गिटार का स्ट्रिंग है, इसको मैंने सेंटर में से खींच के छोड़ दिया, साउंड की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सुन रहा हूं। ये बहुत ही सीधा सवाल है जकी, यार इसका आंसर तो आपको करना चाहिए बेटा। सवाल बिल्कुल भी सोचने वाला नहीं है बेटा। जी, गिटार का स्ट्रिंग
गिटार का स्ट्रिंग प्लग किया, साउंड की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वेव प्रोड्यूस ऑन द वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग इज। जी बेटा। सी। अच्छा अब्दुल्ला आप क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बेटा आप क्या कहते हैं? और मोहम्मद आप क्या कह रहे हैं? ए कह रहे हैं। अच्छा जरा सुनिए, इसका आंसर है डी। ठीक है ना। अच्छा अब ए जो इसने कहा मोहम्मद ने ना, मोहम्मद ने देखा यार साउंड वेव है। ठीक है ना, अब साउंड वेव है, साउंड है तो लॉन्गिट्यूजनल होगी, मुझे इसकी बात समझ में आती है, इसकी दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है मोहम्मद बेटा देखो ना, उसने पता है क्या बोला? उसने ये नहीं बोला हवा में कौन सी वेव पैदा होगी, हवा में साउंड निकलेगी। कह रहे तार पर कौन सी वेव पैदा होंगी, तो तार में ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है, और ये ट्रांसवर्स एक दूसरे पर सुपरपोज करके स्टेशनरी में शिफ्ट हो जाती हैं। तो मोहम्मद ने पढ़ने में गलती ये करी कि इसने साउंड को देख लिया, जबकि क्वेश्चन है स्ट्रिंग का। ठीक है जी। और जकी भाई ने गलती ये करी, ट्रांसफर सही बोला, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होगी बेटा, टकराकर वापस आ जाएगी, इसलिए स्टेशनरी होगी। ठीक है बेटा। तो जो भी आपने गलती की हो बेटा अपनी करेक्शन करें, हम आगे बढ़ेंगे ताकि पेपर भी हमारा आगे बढ़े। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, अल्लाह करे जकी को याद हो। जकी जल्दी से फार्मूला बताना, फौरन बता दोगे ठीक, मैं वेट नहीं कराऊंगा, सिर्फ फार्मूला बताओ। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला जकी जल्दी से बेटा। एच अपॉन एम बी, बिल्कुल सही आपने बताया, एच अपॉन एम बी। ठीक है जी। कह रहे लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए। सर वेवलेंथ जब भी लार्जेस्ट होगी जब स्पीड स्लोएस्ट होगी, और मास भी कम से कम होगा, मास भी कम से कम होगा। तो न्यूट्रॉन का मास भैया बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि मास बहुत कम है। और स्लो होना चाहिए, तो इन दोनों में कौन स्लो है, 3 या 4? तो ऑब्वियसली 3 वाला नंबर स्लो है, और अगर 3 वाला नंबर स्लो है तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, 4 का ए। तो हमें चाहिए लार्जेस्ट वेवलेंथ, मास कम होना चाहिए इसलिए इलेक्ट्रॉन को पिक किया, वेलोसिटी कम होना चाहिए इसलिए 3 वाले नंबर को मैंने पिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्मिस्टर, बहुत सिंपल सवाल है। थर्मिस्टर का करंट वोल्टेज का ग्राफ, मोहम्मद जल्दी से बेटा बोलो, मोहम्मद बेटा जल्दी से बोलो, करंट वोल्टेज की ग्राफ थर्मिस्टर। मोहम्मद यार जल्दी जल्दी बोलो यार। जकी तुम बोल दो यार, जकी भाई 5 का आंसर जल्दी से, थर्मिस्टर करंट वोल्टेज ग्राफ, सी इसका आंसर है। ठीक है जनाब। और ये देखिए जो ग्राफ नंबर 1 होता है ये उस वक्त होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट आर। ठीक है जनाब। सर ये ग्राफ फिलामेंट लैम्प का होता है, फिलामेंट लैम्प के अंदर करंट से ग्राफ दूर भाग रहा होता है। ये थर्मिस्टर का होता है, सी इसका आंसर है। अब्दुल्ला तुम बताना डी वाला ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ कोई हम लोगों ने आपकी फिजिक्स की क्लास में कोई पढ़ा हुआ इस तरह का ग्राफ? चले छोड़े फिर, हम बिला वजह आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्ट्रिंग है खींच के बांधा हुआ है दो सपोर्ट्स के दरमियान, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अच्छा आपको याद है मैंने लास्ट वीक अब्दुल्ला यार ये वाला एक फार्मूला पढ़ाया था, और मैंने कहा था मैं ये फार्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। आपस की बात है, फिर मैंने बताया भी नहीं। किसी वीडियो में ये टॉपिक पूरा तफसील से मिल जाए तो अच्छी बात है। पर यार भाई ये फार्मूला याद कर लो कि अगर कोई स्ट्रिंग, जैसे गिटार का स्ट्रिंग है, गिटार का स्ट्रिंग, गिटार का जो स्ट्रिंग है, ठीक है जनाब, गिटार के स्ट्रिंग में जो वेव पैदा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला याद करो, और इस फार्मूले में भी याद करो कि इतना पोर्शन स्पीड का फॉर्मूला है, ये है स्पीड ऑफ वेव, और बाकी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है। फार्मूला बेटा मैंने सामने लिख दिया। अब क्वेश्चन है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आप देख लो यार इस पूरे फार्मूले में
कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नहीं लिखा हुआ, एम्पलीट्यूड फॉर्मूले में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये इसका आंसर है। बाकी सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अलबत्ता ये बता दूं, एन का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स, एल का मतलब है लेंथ, टी का मतलब है टेंशन, म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड नहीं लिखा हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है सर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर कोई बच्चा बता सकता है क्या चीज होती है? जवाब सर, ट्रांसड्यूसर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। अलबत्ता यहां पे ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड का ट्रांसमीटर भी यही होता है और अल्ट्रासाउंड का रिसीवर भी यही होता है। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी यही करता है, अल्ट्रासाउंड रिसीव भी यही करता है। क्या जनाब, इसने अल्ट्रासाउंड का बेटा एक पल्स भेज दिया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये अल्ट्रासाउंड का पल्स जाएगा और टकराकर वापस आएगा। जब टकराकर वापस आया तो इसने इतना टाइम लगा दिया। कह रहे जनाब स्पीड ऑफ साउंड आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, स्पीड कैलकुलेट करना है, टाइम है 50 माइक्रो सेकेंड। पर याद रखिएगा अल्ट्रासाउंड में एको होता है, साउंड टकराकर वापस आती है, तो टाइम को हमेशा 2 से डिवाइड कर लिया करें, क्योंकि ये इमिट और रिसीव करने का टाइम है, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से बेटा वेलोसिटी v को आप अलग करोगे, जब आप वेलोसिटी v को अलग करोगे तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा b। ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा बी। अलबत्ता मैंने गलती छोटी सी की भी है, सेंटीमीटर है, इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.10 बन जाएगा, 0.10 बन जाएगा। उसके बाद तो सवाल मुझे सीधा सा नजर आ रहा है, 7 का आंसर भी आप आराम से पिक कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। टू कॉपर वायर सेम, जरा देखो भाई, टू कॉपर वायर सेम एरिया सीरीज में लगाए हुए, और विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिफरेंट फॉर द टू वायर, दोनों के लिए क्या डिफरेंट हो सकता है? तो भाई अगर दो वायर सीरीज में लगे हुए हैं तो सर सीरीज में तो करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। सर दोनों कॉपर के वायर हैं, दोनों का चार्ज कैरियर डेंसिटी सेम होगा, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में होता है ना, एन। दोनों कॉपर के वायर, दोनों का चार्ज कैरियर डेंसिटी सेम होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाइए वोल्टेज। सर वोल्टेज सीरीज है ना, सीरीज है, तो कुड बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कुड बी डिफरेंट। तो अगर दोनों की रेजिस्टेंस बराबर होती, दोनों की रेजिस्टेंस अगर बराबर होती तब तो वोल्टेज भी सेम हो जाता है, इसलिए कुड बी का लफ्ज उसने यूज कर दिया। खैर जनाब इसका आंसर डी है। अलबत्ता ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले को अगर एक नजर से देखें तो करंट सेम, नंबर डेंसिटी सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, ई सेम, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम होगी। तो पक्की बात है, खाली वोल्टेज डिफरेंट होगा। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 9। डेफिनेशन फॉर करंट एंड पीडी बोथ इंक्लूड। भाई जब हम करंट और पीडी की डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ करंट एंड पीडी, तो दोनों में क्या आता है? सर करंट की डेफिनेशन में आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वोल्टेज की डेफिनेशन में आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो सर चार्ज दोनों में कॉमन है, सर चार्ज दोनों में कॉमन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है ए, दोनों में चार्ज कॉमन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे ख्याल में बहुत आसान है, जिस बच्चे ने वेव का टॉपिक पढ़ा हुआ हो और फेज डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जिसने पहला ऑप्शन दिया है वो फेज के बारे में बोला है, फेज। तो फेज के लिए मैं सवाल का आंसर नहीं पूछ रहा, अब्दुल्ला यार सिर्फ ये बताओ, एक्स और पी दोनों पॉइंट अगर सेम लूप में है तो अब्दुल्ला बताना दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा अगर दोनों सेम लूप में हो? अगर x और p
दोनों सेम लूप में हो तो सेम लूप में फेज डिफरेंस होता है जीरो। फेज डिफरेंस होता है जीरो। अब्दुल्ला भाई गलत जा रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला यार ये बताओ, एक्स और वाई में कितना फेज डिफरेंस होगा? पहली बात तो यार फेज डिफरेंस में लेमडा का लफ्ज ही नहीं आता। आप पता नहीं क्यों लेमडा बार बार बोल रहे हैं। लेमडा आता है पाथ डिफरेंस में। पाथ डिफरेंस लेमडा की फॉर्म में होगा। फेज डिफरेंस कोई और चीज होती है। 180 डिग्री, अब आप सही बता रहे हैं। ठीक है ना, पाई अपॉन टू 180 डिग्री। तो भाई जो पॉइंट बराबर वाले में होते हैं वो एंटी फेज होते हैं। एंटी फेज। तो एक्स और वाई एंटी फेज है, एक्स और जेड एंटी फेज है। तो ये जो उसने बोला है एक्स और जेड एंटी फेज है, ये करेक्ट है। और मुझे चाहिए नॉट करेक्ट, इसलिए मैं इसको आंसर नहीं मान रहा। इसलिए मैं इसको आंसर नहीं मान रहा। अच्छा जी। उसके बाद और आगे चले। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं पॉइंट वाई और जेड सेम एम्पलीट्यूड है। भाई वाई का एम्पलीट्यूड इसमें घूमेगा, ठीक है जनाब, इसमें घूमेगा, मतलब ये एम्पलीट्यूड वाई का है। और जेड का एम्पलीट्यूड ये है। तो इट इज नॉट करेक्ट। वाई और जेड सेम एम्पलीट्यूड है, गलत। वाई का एम्पलीट्यूड छोटा है, जेड का एम्पलीट्यूड बड़ा है। वाई का एम्पलीट्यूड छोटा है, जेड का एम्पलीट्यूड बड़ा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें बी ही नॉट करेक्ट नजर आ गया है। नॉट करेक्ट यहीं पे नजर आ गया। ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का विद इन लूप आप देख लें एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, और आगे चले। अच्छा पॉइंट वाई और जेड सेम फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट बात है, क्योंकि पूरी स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। पॉइंट जेड एंटी नोड है, सही बात है, तो हमें नॉट करेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने बी आंसर पकड़ लिया। खैर जनाब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किए हैं, और आप देख ले सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सीधे, 10 में से मेरे ख्याल में 5 सवाल आसान है और 5 उसने मुश्किल करके दिए। अच्छा जी, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पीएमटी की शीट में किया हुआ है। तो पूरा तो कराने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसके आसपास जरूर करेंगे सवाल। क्वेश्चन क्या, जरा सुनिए क्वेश्चन यार, ये है कि डिटरमिन रेजिस्टिविटी रॉ निकालना है। लेंथ बता दी है, रेजिस्टेंस बता दी है, डायमीटर बता दिया है। ठीक है ना। और जब रेजिस्टिविटी आ जाए तो जिसकी रेजिस्टिविटी इन तीनों मेटल में से मैच कर जाएगी, हम उसी मेटल का नाम रख देंगे। तो ये सर बहुत ही मासूम सा सवाल दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर एरिया। रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी होगी आर, एरिया डिवाइड है। सर एरिया वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई है सर, लेंथ वहां जाकर हो जाएगी डिवाइड। अब देखो ना बेटा, लेंथ भी गिवन है, रेजिस्टेंस मिली ओम है, तो बेटा एक्सपोनेंट -3 लिखिएगा आर की जगह। डायामीटर, सर डायामीटर 0.36 मिलीमीटर। ठीक है ना, मिलीमीटर। और ज्यादा अच्छा होता है रेडियस की फॉर्म में कर लिया करें, ताकि 2 से डिवाइड करके जल्दी से निपट जाए। खैर सारी वैल्यूज बेटा पुट करोगे, सवाल बहुत सीधा है। सारी वैल्यूज गिवन है, फार्मूले में पुट करें, सॉल्व करें। रेजिस्टिविटी आ रही है 2.5 एक्सपोनेंट -8। अब 2.5 एक्सपोनेंट -8 का नियरेस्ट अल्मोनियम है। ठीक है ना, नियरेस्ट अल्मोनियम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्मोनियम। तो बेटा जकी मानते हैं कि सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं पूरा सॉल्व कराऊं। मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, वैल्यूज को टिक करा है, जाने दो बेटा आगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेटा जकी। ठीक है बेटा। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताना है। ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो जरा डेफिनेशन सुनिएगा। यार डेफिनेशन ये है कि सर जब किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। और जब रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो इनकी वेलोसिटी का एक नाम होता है जो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन जब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा
मतलब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दूंगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो अब इनकी एक सर्टेन, अब इनकी जो वेलोसिटी होगी उसका सर्टेन नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और याद रखना सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, इसलिए हम उसका मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मैं यूं लिखना चाहूंगा कि व्हेन पी डी is applied across ends of a conductor, then average velocity of free electrons is drift velocity। ठीक है ना। अच्छा, मार्किंग स्कीम में ना इसने पहला वाला सेंटेंस नहीं लिखा जिसमें मुझे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन बेटा ये है, पहला सेंटेंस लिखा ही नहीं उसने, वो डायरेक्ट इस पर आ गया जनाब, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओ भाई, जब मैं किसी कंडक्टर को बैटरी के अक्रॉस लगाऊंगा, पीडी अप्लाई करूंगा, तो पीडी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले वाली वेलोसिटी कुछ और होती है। खैर मेरे ख्याल में ये सेंटेंस लिखना चाहिए। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से आ गया। ये क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि फार्मूला उसने खुद लिख के दिया हुआ है, और फार्मूला लिखने के बाद कह रहे हैं कॉपर का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और इसमें से करंट इतना पास हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एन इतना दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। सवाल के अंदर कुछ भी समझाने के लायक नहीं है, सब कुछ गिवन है, मुझे नहीं कराना चाहिए। जकी आप क्या कहते हैं? सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने को बोल रहा है, छोड़ दो बेटा, आप कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सीधा सवाल है, लेकिन कीजिएगा बेटा जरूर। अच्छा जी, ये सवाल मैं आपको नहीं दे सकता होमवर्क। इस सवाल के अंदर पहली बात तो मैं अगर जकी से ये पूछूंगा यार ये सवाल किस टॉपिक का है, तो शायद हो सकता है इसी में हालात खराब हो जाए। हाँ जल्दी से बताइए बेटा किस टॉपिक का सवाल है? ये वेव है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्वांटम फिजिक्स है क्या चीज? प्लेनेट? मुझे तो लग रहा है स्पेस फिजिक्स है ये, जो कि आपके कोर्स में भी नहीं है। प्लेनेट अराउंड द सन। इन अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ के बता रहा, खाली टॉपिक का नाम बताओ सकी। ये सवाल मैं पूरा कराऊंगा, ये सवाल कराने वाला है जी सकी भाई। टॉपिक नहीं पकड़ पा रहे ना? मोहम्मद तुम बताओ कौन सा टॉपिक है? मोहम्मद टॉपिक का नाम बताओ यार। अब्दुल्ला तुम टॉपिक का नाम बताओ। अब्दुल्ला खाली टॉपिक का नाम बेटा। अब्दुल्ला भी नहीं पहुंच पा रहे, तो जरा सुने। अब्दुल्ला भाई इसका सोल्यूशन यार ये है, फिर सोल्यूशन से मैं आपको वहां तक बात समझा सकूंगा कि अब्दुल्ला यार ये समझो कि ये मैंने एक बहुत बड़ी, मेरे पास गिलास की बॉल है, और इस गिलास की बॉल के सेंटर पर मैंने एक बल्ब जला दिया। जब बेटा मैं बल्ब जलाऊंगा तो सर बल्ब की जो लाइट है ना, वो इस, जो मैंने एक गिलास की बड़ी सी बॉल बनाई है, इसकी सरफेस में से पास करेगी। ठीक है जनाब। तो जितनी बल्ब की लाइट एनर्जी पास करेगी इस ये जो मैंने गिलास का स्फीयर बनाया है, इसके एरिया से पर यूनिट टाइम में, इसी चीज का नाम होता है इंटेंसिटी। तो पहली बात तो ये सवाल इंटेंसिटी यानी वेव के टॉपिक का सवाल है। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इस एग्जाम्पल में एरिया, सर गिलास की बड़ी सी बॉल जिसके सेंटर पे मैंने जलाया हुआ है एक लैम्प, फॉर एग्जाम्पल ये लैम्प है। ठीक है जी। फिर आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैंने बदल के लिख दिया पावर। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपसे अगर मैं अब्दुल्ला ये पूछूं कि ये जो मैंने बड़ी सी गिलास की बॉल बनाई है, गिलास का स्फीयर बनाया है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है अब्दुल्ला?
स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अब्दुल्ला? 4 पाई r स्क्वायर। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 4 पाई r स्क्वायर। ये जो r है ना सर, ये r इस इमेज, ये जो मैंने गिलास का स्फीयर बनाया है इसका रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूं कि मैं अपनी स्टोरी बदलने जा रहा हूं। स्टोरी ये है कि भाई ये लैंप नहीं है, ये सूरज है। लैंप नहीं है बेटा, ये सूरज है, ठीक है। और सूरज के अराउंड मैंने गिलास की बॉल तो नहीं बना सकता, मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा इमेजिनरी स्फेयर है जो गिलास का बना हुआ है भले से। इमेजिनरी है, इमेजिनरी में तो कुछ भी सोच लो। उस इमेजिनरी स्फेयर की सरफेस पर कहीं पर मेरी जमीन मौजूद है। ये मेरी जमीन है जो इमेजिनरी स्फेयर की सरफेस पर है। तो सूरज सेंटर लैंप की तरह, और उसके सराउंडिंग में जो मैंने इमेजिनरी स्फेयर बनाया है उसके ऊपर मेरी जमीन रखी हुई है। तो सूरज के सेंटर से जमीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, इट इज द रेडियस ऑफ दैट इमेजिनरी स्फेयर। और इस क्वेश्चन में वही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए जहां आर लिखा हुआ है तो मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां डी लिख दूं, ठीक है ना, वरना ये आर में भी चलेगा, कोई मसला नहीं, डी लिख दें आर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात यार ये बताओ कि हमारी जो जमीन है ना सूरज के अराउंड एक्यूरेट सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रही, वो घूम रही है इलिप्टिकल पाथ पर। अब इलिप्टिकल पाथ में चक्कर ये हो जाता है थोड़ा सा कि सूरज के अराउंड जब जमीन इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है तो हमारी जमीन पे गर्मियां और सर्दियां आ जाती हैं। हमारी जमीन पे गर्मियां और सर्दियां इलिप्टिकल पाथ की वजह से आ रही हैं, और भी कुछ रीजन है, पर इलिप्टिकल पाथ की वजह से आ रही है। मुझे चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस। सर जब डिस्टेंस मिनिमम चाहिए ना तो मैं इंटेंसिटी उठाऊंगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी का नंबर ये रहा, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी का नंबर, ठीक है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी का नंबर, सूरज की पावर उसने हमें दी हुई है। तो बेटा पहला काम तो ये करो, पहले इस डी को सब्जेक्ट बनाओ, डी को बेटा सब्जेक्ट बनाओ। जब आप डी को सब्जेक्ट बनाओगे तो सर इधर पावर आ जाएगी, पावर वैसे ही है 4 पाई स्क्वायर, ऐसे 4 पाई ऐसे ही है। डी स्क्वायर इधर चला गया, यहां आ जाएगी इंटेंसिटी, यहां आ जाएगी इंटेंसिटी। पावर, सर पावर है 3.83 एक्सपोनेंट 26, ये पावर हो गई। फिर 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी कैलकुलेट, हाँ सर अब मुझे चाहिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कौन सी वाली? सर मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी थी 1.41 किलो, किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। और भाई डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है, सर ये स्क्वायर बना के बनेगा अंडर रूट, और अंडर रूट करके आप इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आएगा जो मैं मार्किंग स्कीम से डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। आपको कैलकुलेटर में उलझाना नहीं चाह रहा बेटा, वरना टाइम कम है, नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है और मैं चाह रहा हूँ आपको मैक्सिमम काम कराऊं। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब्दुल्ला भाई सवाल समझ में आया या नहीं आया बेटा? अब आप बताएं ये सवाल किस टॉपिक का है, खाली टॉपिक का नाम बताएं अब्दुल्ला। इंटेंसिटी आओ, यानी कि अगर हम वेव को इसके वेव के अंदर इस सवाल को जबरदस्ती मिलाएं तो इंटेंसिटी का सवाल है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। वैसे ये सवाल देखा जाए तो स्पेस फिजिक्स है। तो देखना भाई किसकी कॉल आ रही है। अच्छा अभी और आगे चले, बी पार्ट है जनाब। बी पार्ट में कह रहे हैं एज मार्स ऑर्बिट द सन, intensity of radiation received at the top of its atmosphere varies from this to this. Explain two differences between the orbit of Mars and Earth that can be deduced from this data. अच्छा यार ये भी बड़ा मुश्किल सवाल उन्होंने डाल दिया। अच्छा ये वैसे ये बताएं, मतलब इस सवाल की डेप्थ में जाए वगैरह मैं अगर वैसे ही पूछूं, और आप लोगों ने स्पेस फिजिक्स, अब्दुल्ला मुझे याद आता आप लोगों ने पढ़ी हुई है मुझसे ना स्पेस फिजिक्स।
हाँ, एम वेम जेसन। ठीक है ना, जब हम एम वेम जेसन की बात करते हैं तो आपको याद होगा ये जो एम होता है, ये एम होता है मरकरी। एम क्या होता है सर? एम होता है मरकरी। ठीक है। और ये एम ये होता है मार्स। तो एक बात तो पक्की है कि सर जो मार्स है ना, वो सूरज से दूर है। सूरज से दूर है। और अब सूरज से दूर है तो आप देखिएगा सूरज पर जो इंटेंसिटी मिल रही है उसकी वैल्यू कम है। सूरज पे जो इंटेंसिटी मिल रही है वो वैल्यू कम है। और जमीन पे जो इंटेंसिटी मिल रही है वो वैल्यू ज्यादा है। आप कहेंगे सर कहाँ ज्यादा है सर? वो 491 और ये 1.41। यार इसको किलो से मल्टीप्लाई करो ना, तो ये बन जाता है 1441। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर ये वाला बन जाता है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये बड़े नंबर हैं भाई। ये नंबर बड़े हैं, ये नंबर बड़े हैं। तो जमीन जो है वो सर सूरज से ज्यादा करीब है। और मार्स के ऊपर इंटेंसिटी कम मिल रही है। सर अगर इंटेंसिटी कम मिल रही है तो यकीनन मार्स सूरज से ज्यादा दूर है। मार्स सूरज से ज्यादा दूर है। तो मैंने लिखा मार्स ऑर्बिटल डिस्टेंस या रेडियस इज ग्रेटर फ्रॉम सन देन अर्थ। ठीक है ना? सूरज से ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। नंबर वन। एक और कमेंट्री मारनी है, 3 नंबर का सवाल है, खाली इससे इंतजार नहीं छूट जाएगी। तो जरा गौर से देखिएगा। कहते हैं जमीन पे जो वेरिएशन थी, अब्दुल्ला यार इसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर चलाने की। जरा जमीन पे जो वेरिएशन थी उस वेरिएशन में 1320। अच्छा जी 1320। जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालना। जमीन पे इतनी वेरिएशन थी और मार्स के लिए वेरिएशन इतनी है। किसमें वेरिएशन ज्यादा आ रही है? पहले वाले में 121 की वेरिएशन है और दूसरे वाले में कितनी बेटा? 220। तो मार्स में वेरिएशन ज्यादा है। और जब वेरिएशन ज्यादा होगी ना तो मार्स का जो ऑर्बिट है वो मोर इलिप्टिकल है। मोर इलिप्टिकल का मतलब वो सूरज से ज्यादा दूर जाता है और सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है, जबकि जमीन ज्यादा दूर ज्यादा करीब नहीं आ रही है। तो मैं कहूंगा मार्स हैज मोर इलिप्टिकल ऑर्बिट देन अर्थ। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा लेकिन ये वाली बात मैं मोहम्मद तुमसे कमेंट्री करवाऊंगा। चेक करूंगा कि तुम बेटा जाग गए हो या सो रहे हो। बेटा मोहम्मद गौर से सुनना। सर सूरज से जमीन पे जो लाइट आ रही है सर उसकी इंटेंसिटी की वेरिएशन ये रही। और मार्स पे जो लाइट आ रही है सूरज से उसकी वेरिएशन ये रही। ठीक है जनाब। अब क्योंकि जमीन पर जो मैक्सिमम आ रही है वो 1410 है और मार्स पे जो मैक्सिमम आ रही है वो 711 है, तो मार्स के ऊपर सर ज्यादा इंटेंसिटी नहीं आ रही, तो मार्स दूर है। ठीक है ना? मार्स दूर है, मार्स का ऑर्बिटल रेडियस बड़ा है। नंबर वन। नंबर टू, वेरिएशन या स्टैटिस्टिक्स की जुबान में बोले डेविएशन। तो जमीन पर इंटेंसिटी की डेविएशन वेरिएशन कम है और मार्स में वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए मार्स का इलिप्टिकल पाथ ज्यादा है। हाँ बेटा मोहम्मद कुछ भी बोलो मैं खामोशी से सुनूंगा। जी बेटा मोहम्मद। हाँ सही बात है। सही बात है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है। ठीक है सही बात, बेहतरीन आपने बोला था, बेहतरीन। ठीक है। तो बेटा ये सवाल जो है ये सवाल काफी अजीब सा है, इसलिए कि इसके अंदर वेव है और पता नहीं कैसी वेव है। अच्छा जी अब जरा इसके ऊपर आ जाए। इस टॉपिक के अंदर हम देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने खुद लिख के दे दिया है, इसलिए हम ये सवाल तो आपसे पूछ नहीं सकते बताइए टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बहुत तफसील से समझाया है। तो मैं अभी आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ मुझे ये बताएं जकी बेटा, सिर्फ जकी मुझे ये बताएं कि
क्वेश्चन क्या है, सिर्फ क्वेश्चन बताना है। और क्वेश्चन इस हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर है, ऊपर की फालतू बात को छोड़ दे। क्वेश्चन क्या, खाली क्वेश्चन बताना। और पार्टिकल वेव की तरह समझ रहे हैं, वर्डिंग थोड़ी खराब हो गई, दोबारा बोलो, आराम से बोलो, पर परफेक्ट वर्डिंग बोलो बेटा सवाल की। पार्टिकल वेव तो मुश्किल बात हो जाएगी, दोबारा बोलो आराम से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव की तरह लेके चल रहे हैं। अरे चलो सवाल को भी दफा करो। जकी बेटा सिर्फ ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन कौन सी थ्योरी से सही होती है? चले अब ये सवाल कर ले बेटा, लाइट की कौन सी थ्योरी है बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही एक्सप्लेन कर पाती है? मोहम्मद आप मुझे बताइए, लाइट की कौन सी थ्योरी है बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही एक्सप्लेन कर सकती है? मेरा सिर्फ सवाल ये है कि लाइट की उस थ्योरी का नाम बताओ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही एक्सप्लेन करती है। अच्छा जी, बहुत ही दूर, दोनों बच्चे बहुत ही दूर हैं। अब्दुल्ला भाई आप मायूस मत कर दीजिएगा मुझे। अब्दुल्ला भाई बताएं क्या सवाल क्या है यार। अब्दुल्ला यार आप मायूस नहीं कर दीजिएगा भाई। और थोड़ा लाउडर बोले बेटा अब्दुल्ला, आज आपके माइक्रोफोन में मजा नहीं आ रहा जी अब्दुल्ला। अरे वेव कैसे दिखा सकता है? अच्छा देखिए भाई, पहली बात तो यार ये, अब्दुल्ला की बात को भी 100% नहीं नंबर में दे रहा है यार, जरा गौर से सुनिए। लाइट की सर दो थ्योरीज है। एक लाइट की थ्योरी है कि लाइट वेव है, और एक लाइट की थ्योरी है कि लाइट पार्टिकल है। मुश्किल जबान में बोले तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। ठीक। अब क्वेश्चन यार ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी वाली मानता हूं जो पार्टिकल है, पार्टिकल मानता हूं, जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल ट्रीट करता हूं, तो ये कामयाब एक्सप्लेनेशन होती है। देन देन ट्रीटिंग वेव, वेव लेके चलूंगा फेल हो जाऊंगा, पार्टिकल लेके चलूंगा पास हो जाऊंगा। तो वेव से तो एक्सप्लेन ही नहीं होती भाई। तो आप सारे बच्चे वेव को भी मिक्सअप कर करके बोल रहे हो, इसलिए मैं इस जगह पे रुका हूं। वेव से फेल हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से फेल है। हमने सारी वो बातें करनी है। अभी जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो बार बार ये वाली बात बोलेंगे कि पार्टिकल थ्योरी की ये बात सही है और वेव थ्योरी की देखिए ये वाली बात गलत है। पार्टिकल थ्योरी की ये वाली बात सही है, देखिए वेव थ्योरी की ये वाली बात गलत है। तो हमने वेव थ्योरी को कहना है गलत है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पार्टिकल की थ्योरी को कहना है सही है। आप तीनों बच्चों ने इसको मिक्सअप कर दिया बेटा, अब्दुल्ला आपने भी मिक्सअप किया। अच्छा अब जरा बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन मैं देखो बेटा, अगर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो पेपर मेरा रह जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा होगा। मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो स्पेशली हाईलाइट करके दूंगा भैया, आज क्लास के बाद देखो बैठ के। अरे सुनो, कह रहे हैं कि जब मैं लाइट को पार्टिकल मानता हूं तो पार्टिकल में होती है मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देती है, और अगर मैं वेव मानता हूं तो वेव में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है जनाब, जैसी लाइट इंसिडेंट कराऊंगा इलेक्ट्रॉन फौरन इमिट होगा, फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं है। तो बेवकूफाना बात है। अच्छा जी, अगर मैं वेव मॉडल को लेके चलूं तो वेव थ्योरी कहती है मैं बहुत देर तक लाइट इंसिडेंट कराता रहूं, टाइम टेक टाइम, बहुत देर तक टाइम लाइट इंसिडेंट कराता रहूं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है जी नहीं, आप लाइट इंसिडेंट कराओ फौरन इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन इमिट होगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है। ठीक है जनाब। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है जनाब। अब ये पूरी आपको मैं वो थ्योरी समझा चुका हूँ और वगैरह वगैरह। अब यार इसको तो भाई वही है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो देखें, अपने आप को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेहतर करें, क्योंकि मैं 2 क्लासेस से नोट कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम फिजिक्स में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी इसके अंदर इतने परफेक्ट मुझे नहीं लग रहे। अब्दुल्ला बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा और पक्का करो यार। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर आ जाए तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं रेजिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन सर्किट दैट आर यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब लेके जा रहा है। ठीक है ना, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेके जा रहा है। कह रहे जनाब रेजिस्टर्स है पोटेंशियल डिवाइडर में, ड्राइव कीजिए इक्वेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस आर टी फॉर टू रेजिस्टर आर वन एंड आर टू इन सीरीज। अच्छा जी, तो भाई ये तो मेरे ख्याल में, लेकिन डेरिवेशन आईजीसीएसई में नहीं होती थी, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता ये सवाल आईजीसीएसई लेवल का है। मैं यूं कहूंगा भाई ये 2 रजिस्टर है, एक का नाम R1 है बेटा, एक का नाम R2 है। टोटल वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है। सही है जनाब। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा है सर, इसमें हो ये रहा है कि यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल। सर पोटेंशियल डिवाइडर का क्या रूल है भाई? भाई पोटेंशियल डिवाइडर का रूल ये है कि सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज दोनों के वोल्टेज के बराबर होता है। इसको आप वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिवाइडर रूल भी कह सकते हो, और अगर किसी बच्चे का दिल चाहे तो उसको वो बोल सकता है किरशॉफ सेकंड रूल, किरशॉफ वोल्टेज रूल। किरशॉफ ने बताया था कि ईएमएफ इक्वल टू पीडी, ईएमएफ इक्वल टू पीडी। तो जिस तरह से आप चाहो इसको रेफरेंस कर दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको पता है सीरीज में सबका करंट सेम होता है, सबका करंट सेम होता है, तो मैंने लिखा सेम करंट आई पास थ्रू देम, सबका करंट सेम है, तो मैंने इसको लिखा आई आर, इसको मैंने लिखा IR1, इसको मैंने लिखा IR2। करंट सबका सेम है दैट इज आई, इसमें मैंने कोई I1 I2 नहीं लगाया, करंट सबका सेम है आई। अलबत्ता R1 और R2 रेजिस्टर्स है। अच्छा जी, इसको मैं लिख रहा हूं RT टोटल रेजिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर दो बाई टी, सॉरी डिवाइड कर दो बाय आई, और डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये सवाल आई होप कि आपको पहले से आता होगा। अच्छा जी, मैंने आपको सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करा दिया। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है और एम मीटर डिस्प्ले कर रहा है करंट 0.50 एम्पियर। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा मैंने ये सवाल आपको पीएमटी की शीट में कहीं था या नहीं था, खैर कर लेते हैं हम लोग फिर पूरा। 0.50 एम्पियर करंट दिखा रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट आर, ये वाला आर आपने कैलकुलेट करना है, ये वाला आर आपने कैलकुलेट करना है। अब ये वाला आर कैसे कैलकुलेट करें, तो सर ये वाला आर कैलकुलेट करने के लिए पूरे सर्किट की मुझे टोटल वोल्टेज पता है, पूरे सर्किट का मुझे टोटल करंट पता है, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं पहले पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल लूं। अब्दुल्ला कैलकुलेटर चला के मेरी हेल्प कीजिएगा। वोल्टेज है 7 पूरे सर्किट का, करंट है 0.5 पूरे सर्किट का, तो आर आ जाएगा पूरे सर्किट का, इसको मैं कह रहा हूं आर टी टोटल, पूरे सर्किट का टोटल। तो कितना आ रहा है आर टी बेटा? मेरे ख्याल में 14 बन जाएगा, तो ये तो आ गया 14। अब ये जो 14 है यार, ये 14 में 14 में अगर इस 14 को मैं बोलूं 14 बराबर है 6 सीरीज में है, उसके बाद ये पोर्शन भी सीरीज में है, और जो पोर्शन सीरीज में है उसके अंदर रेजिस्टर पैरेलल है। अच्छा बताइए 8 प्लस 16 कितना हो जाता है बेटा? 24। इस 24 के साथ ऊपर वाला आर पैरेलल है,
ठीक है जी, वो मैं अपना फेमस पैरेलल वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, जिसमें मैं ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे दोनों को प्लस कर देता हूँ बस। ठीक है जी, मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। ठीक है जी, मेरा फार्मूला कामयाब हो गया है। मैं आपको मना करता हूँ 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r के चक्कर में ना पड़ा करें। ए लेवल की फिजिक्स में भैया इतना सिंपल पे जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैरेलल का फार्मूला होता है R1 × R2, R1 प्लस R2। ठीक है जी, इस फार्मूले पे चलिएगा। अच्छा जी, तो ये R1 हो गया, इन दोनों को मिला के बेटा मैंने R2 का नाम दे दिया। अब ये बन गया R × 24/R प्लस 24। तो ये इस पोर्शन की ये रेजिस्टेंस हो गई, जो 6 के साथ सीरीज में लगी हुई है। इक्वेशन मैंने बना दी है, सॉल्व करके आप R निकालोगे। मैं R का आंसर लिख रहा हूं। अरे यार, मार्किंग स्कीम बंद हो गई मुझसे गलती से। अच्छा जी, R का आंसर लिखा हुआ है 12। तो बेटा ये खुद से करोगे भाई 12। हाँ जकी, बेटा प्रॉमिस करते हैं करेंगे क्लास के फौरन बाद इस सवाल को बेटा जकी। ठीक है ना, कर लेंगे आप। हाँ बेटा मोहम्मद, आप भी करेंगे इस सवाल को लाजमी। ठीक है ना बेटा, अभी एग्जाम में कम टाइम रह गया, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। आर निकालेंगे, आपको आर आराम से 12 मिल जाएगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाए क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट में क्या हो रहा है सर, इसके अंदर लगा हुआ है एलडीआर। और एलडीआर इस वक्त क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल डे टाइम है। एलडीआर की रेजिस्टेंस 670 ओम है। कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड इन फिक्स रेजिस्टर इन नॉर्मल डे लाइट। रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स रेजिस्टर 8 किलो ओम। अच्छा ना, 8 किलो ओम का मतलब ये 8000 है, ये 8000 है, और ये 670 है। ठीक है जनाब, अगर मैं आपसे बोलूं यार ये R1 है, मैं आपसे बोलूं यार ये R2 है, और मैं आपसे ये फरमाइश करूं कि पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है, लेकिन मैं अपने दिमाग को हटा रहा हूं। मैंने कहा यार पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो यार। सर टोटल रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2। तो ये बन गया 8670 टोटल रेजिस्टेंस आ गई। मैंने कहा टोटल करंट निकाल लो। टोटल वोल्टेज है 12। सर टोटल रेजिस्टेंस है 8670। टोटल करंट आ जाएगा। और अब टोटल करंट आ जाए तो मैं सवाल नहीं करा रहा। टोटल करंट बेटा ये वाला उठाना आई स्क्वायर, और हमें निकालनी है पावर। किसकी पावर निकालनी है, फिक्स रेजिस्टर की। तो इसको कर दीजिएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, अब आई आप इससे निकालोगे, और जब आप इसको करोगे आई स्क्वायर आर, तो बेटा मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख के खत्म कर रहा हूं। इसका आंसर लिखा है जी 1.5 एक्सपोनेंट -2 वॉट्स। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में सवाल बहुत आसान था। दो रजिस्टर सीरीज में लगे थे, दोनों को प्लस करके, बेटा पहले मैंने निकाली टोटल रेजिस्टेंस। सर टोटल रेजिस्टेंस को V इज इक्वल टू आई आर में रख के मैंने निकाल लिया सर्किट का टोटल करंट। सर टोटल करंट को करा आई स्क्वायर आर, तो आपको मिल जाएगी पावर। तो बेटा इस सवाल को आप खुद से कीजिए ताकि दिमाग के अंदर आपके बैठे। अच्छा जी, और आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एज द लाइट इंटेंसिटी एलडीआर डिक्रीज हो रही है, पावर डेसिपेटेड इन फिक्स रेजिस्टर डिक्रीज हो रही है। अच्छा एक मिनट रुके, क्या हो रहा है जी, लाइट डिक्रीज हो रही है। नहीं, लाइट इंटेंसिटी, एज द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जरा पहुंचिएगा ऊपर, लाइट डिक्रीज हो रही है, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस, एलडीआर की इंक्रीज हो रही है। एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो एलडीआर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। एलडीआर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ये तो फिक्स रेजिस्टर है, इसका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो यही कह रहे हैं कि फिक्स रेजिस्टर की पावर डिक्रीज हो रही है। हाँ ठीक है, मान लिया हमने बात। एक्सप्लेन बाय द पावर इन फिक्स रेजिस्टर डिक्रीज, इस बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है जनाब, इस बात को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेशन मैं समझा चुका हूं, एक्सप्लेनेशन में समझा चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। जकी बेटा आप मुझे एक्सप्लेन करके देंगे, जकी बेटा आप मुझे एक्सप्लेन करके देंगे, और से सुनिएगा। सर जैसे जैसे दिन का टाइम खत्म हो रहा है, रात हो रही है, रात हो रही है, लाइट की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है।
लाइट की ब्राइटनेस डिक्रीज होने से सर ये जो एलडीआर है, ये रहा एलडीआर, सर इस एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली है। ठीक है जनाब, लाइट कम हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो एलडीआर का वोल्टेज यानी पीडी इंक्रीज हो रहा है। एलडीआर का पीडी इंक्रीज होगा तो सर फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज डिक्रीज होगा, और जब फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज डिक्रीज होगा तो पावर का फॉर्मूला होता है सर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जनाब, वोल्टेज डिक्रीज तो पावर भी डिक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज तो पावर भी डिक्रीज। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं जकी? आप बेटा बोल के बताइए जकी। हाँ। 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 बेहतरीन। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से बोलना चाहूंगा मैं, एक और तरीके से बोलना चाहूंगा। क्या सर? जब लाइट डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीज हो रही है तो पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है सर, करंट इसका भी डिक्रीज हो रहा है, सर करंट इसका भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों का करंट डिक्रीज हो रहा है। और जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट वाला फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब इस फार्मूले आई स्क्वायर आर में करंट डिक्रीज हो रही है, सर्किट का करंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए पावर डिक्रीज हो रही है। अलबत्ता ये सवाल मुझे याद आ गया, मैंने करवाया हुआ है, इसलिए अब मैं अब्दुल्ला को तंग करने जा रहा हूं। अब्दुल्ला यार ये बताओ कि इस, बल्कि ठीक है समझ में आ गया अब्दुल्ला, ठीक है। पावर जो है कम हो रही है, करंट कम हो गया, पावर कम हो गई, ठीक है, दो तरीके से बता दिया। वरना मुझे लग रहा है मैं क्लास इसी सवाल पे पूरी क्लास निकाल दूंगा, जो कि गलत है। अच्छा जी, अब आ जाइए इसके ऊपर। अब ये वाला जो सवाल है यार, इस सवाल को सिर्फ रीड करना है मोहम्मद तुमने, और बताना है किस टॉपिक का सवाल है। सवाल को रीड करो और टॉपिक मुझे बताओ, खाली टॉपिक। मोहम्मद। मोहम्मद नहीं बता पाए तो जकी आपकी तरफ आएगा सवाल, आप भी तैयारी करके रखिएगा, क्या सवाल है। वेव्स का सवाल है, जबरदस्त भाई। जकी आप क्या कहते हैं, क्या है यार ये? अरे चलो टॉपिक का नाम बता दो ना, इलेक्ट्रॉन, और वो तो लिखा भी नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन भी है इसके अंदर कहीं। टॉपिक का नाम। अब्दुल्ला यार तुम बताओ भाई टॉपिक का नाम। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो अब्दुल्ला, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे आप, बिल्कुल सही। सर ये एनर्जी लेवल की तरफ देखें सवाल के अंदर, एनर्जी लेवल। ठीक है ना, अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात कह दी, एनर्जी लेवल। वैसे ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर एनर्जी लेवल वाला टॉपिक, एनर्जी लेवल वाले टॉपिक में क्या होता था, मैं याद दिला रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी से गौर से सुनना। सर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड उसको कहते हैं सर जिसमें, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे कैथोड, और सर जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे इट इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, ये जो कैथोड है सर, कैथोड में से कैथोड रेज निकलती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सामने पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जनाब। जो ट्यूबलाइट जो जलती है, ट्यूबलाइट के अंदर बेटा ये मैकेनिज्म हो रहा था ना, ट्यूबलाइट जो पहले जमाने वाली ट्यूबलाइट थी, उस ट्यूबलाइट में एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। ये इन दोनों बच्चों को उठाओ यार, नमाज के लिए उठाओ, बबली अब्दुल्ला को उठा। अच्छा बेटा, ये जो कैथोड है, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। सर इस ट्यूबलाइट के अंदर कोई गैस भरी हुई होगी, उस गैस के अंदर एटम होंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे। उन इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आगे हिट कर देगा। ठीक है ना, इसने अगर इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, ये जगह खाली हो गई।
इस खाली जगह को, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा और वो लाइट इमिट करेगा और ये लाइट हमें बाहर मिल जाएगी। ठीक है ना, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद तुम मुझे सुनाओगे ये वाली बात। सर, कैथोड प्लेट में से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब में मौजूद गैस के किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे। उस इलेक्ट्रॉन को आइदर एक्साइटेड कर देंगे और नॉकआउट कर देंगे, जिसकी वजह से उस एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में छलांग लगाएगा। उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इमिट होगी विजिबल लाइट की फॉर्म में। सुनाओ मोहम्मद। हाँ, 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 हाँ। उसी एटम के अंदर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन या वही इलेक्ट्रॉन सर ट्रांजिशन करेगा। इलेक्ट्रॉन ये नहीं बताने की जरूरत है कौन सा इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड एंड इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल इनटू लो एनर्जी लेवल एंड इट रेडिएट्स लाइट, विजिबल लाइट। इसमें से विजिबल लाइट निकलने लगेगी। ठीक है बेटा जकी, पक्का कीजिए इन बातों को। बेटा जकी, पक्का कीजिए बेटा, पक्का कीजिए। और इसको लिखिएगा, इसके आंसर को। मैं जो सुना रहा हूं लिखना आपने है, आपको लिखना चाहिए। अच्छा जी, अब जरा नीचे जा रहा हूँ। जल्दी से बेटा जकी, मुझे आपने फॉर्मूला बताना है। वेवलेंथ बता दिए, एनर्जी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला जकी ने बताना है। जी बेटा जकी, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी। एच सी अपॉन लैम्डा, ई इज इक्वल टू, सही बताया आपने बेटा, सही बताया, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच का नाम बताओ जल्दी से जकी। एच का नाम। सही। और सी का नाम। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मोहम्मद जल्दी से बताओ, ये 589 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, जो आंसर आएगा इस सवाल को सॉल्व करके जूल में होगा। जूल से ईवी में लेके जाना है, क्या करूंगा? जूल से ईवी में लेके जाना है, क्या करूंगा? नहीं याद आ रहा। जकी जल्दी से बता बेटा, जूल को ईवी में लेके जाना है, क्या करूंगा? अब्दुल्ला जल्दी से बता बेटा, जूल को ईवी में लेके जाना है, क्या करूंगा? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे सर। बेटा लिखो और याद करो, बेटा लिखो और याद करो, लिखो याद करो। इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इस सवाल को रीड करें। जल्दी से बेटा इस सवाल को रीड करें, और रीड करके जल्दी से बेटा जकी सवाल हेडिंग की टॉपिक का नाम बताएं। अब तो खैर क्वेश्चन में खुद ही उसने टॉपिक का नाम लिख दिया है। सर ये सवाल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का लिखा हुआ है सर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखा हुआ है। अच्छा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का खाली फार्मूला बता दो अब्दुल्ला। नहीं अब्दुल्ला नहीं, सॉरी जकी। जकी बेटा फार्मूला बताओ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। मोहम्मद फार्मूला बताओ बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। सही, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। मोहम्मद डी का फार्मूला सुनाओ, डी कैसे निकालते हैं? इस डी का फार्मूला सुनाओ जल्दी से। एन ओवर साइन थीटा, बहुत जबरदस्त आपने बात बताई है। अब्दुल्ला पटेल आप बताइए जी, डी का फार्मूला।
अब्दुल्ला को चलो इतना भी हेल्प कर देता हूँ।